प्रियंका जी, अगर आंकड़ों को हम देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ओम बिरला के पक्ष में वो सारे आंकड़े हैं, वो एक बार फिर स्पीकर हो सकते हैं। तो मंशा सबसे बड़ी क्या रही, और क्या आपकी पार्टी से भी चर्चा हुई, इंडिया गठबंधन के भीतर एक बैठक हुई कि डिप्यूटी स्पीकर का पद भाई अभी नहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, तो हम सब के सुरेश को खड़ा करेंगे? के सुरेश क्या ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं सर्वसम्मति से? तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि इस समय पे, क्योंकि सरकार को तो जिम्मेदारी मिली है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी मिली है, और हम लोग सब एकजुट होकर ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे। उसी की परंपरा को लेकर हमने के सुरेश जी जो हैं वो पूरी आई थिंक इंडिया अलायंस के ऑपोजिशन कैंडिडेट रहेंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगर आप ये आश्वासन दे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राजनाथ सिंह जी इतने सीनियर लीडर हैं, वाजपेयी जी के समय से वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मोदी जी उनके बाद में आए हैं, पर वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर की परंपरा वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो वाजपेयी जी के साथ काम कर रहे थे, और वाजपेयी जी ने डेप्यूटी स्पीकर की परंपरा भली भांति निभाई, उसके बाद यूपीए ने निभाई, अब वो ये नहीं साहस जुटा पा रहे हैं। मैं माफ भी चाहूंगी, पर साहस ही शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो कहें नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी, आपको 270 से कम मिले हैं, अब समय आ गया है कि सबको साथ लेकर चले, विपक्ष को साथ लेकर चलना हमारी अच्छी भूमिका दिखेगी, और जो जनता है, जनता में भी संदेश जाएगा कि हम संसद की जो परंपरा है उसको निभा रहे हैं। अब बस एक चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सुधांशु जी, खैर वो इतिहास में तो जाते ही हैं, पर पिछले 2 डिबेट में मैं उनके साथ हूँ, वो थोड़ा वॉट अबाउटरी में भी जा रहे हैं, और उनका ध्यान इसमें ज्यादा है कि विपक्ष क्या कर रहा है, और सत्ता पक्ष से जवाबदेही नहीं मांगी जानी चाहिए, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 10%, तो मैं बस ये कहूंगी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक लाइन लिखी रहना, पर फिर भी उसको दरकिनार कर परंपरा को निभाया जाता है। और ये परंपरा तभी भी निभाई गई थी जब सिर्फ 2 एमपीज थे भारतीय जनता पार्टी के, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था नहीं, बाकायदा एक एलओपी होना चाहिए, भले ही 10% कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला था। तो ये परंपरा जो रही है, परंपरा बिगाड़ने का काम जो आपने किया बगैर डेप्यूटी स्पीकर के, आपने पूरा 5 साल टर्म चलाया है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। पता नहीं आप लोग जिम्मेदारी से अभी भी क्यों भाग रहे हैं, अभी भी वही अहंकार दिखा रहे हैं। तो हाँ, मैं कहूंगी अगर शिवसेना को वोट करना पड़ा, हम बिल्कुल के सुरेश जी के साथ वोट करेंगे, और हम लोग सब इंडिया अलायंस के स्पिरिट में खड़े हुए हैं। सुधांशु जी, क्या वाकई पार्टी में कोई विचार नहीं, मतलब गठबंधन में कोई विचार आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, डिप्टी स्पीकर चाहिए ही नहीं? अगर एक परंपरा रही है, जो चीज प्रियंका जी कह रही है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या कुछ चीजें जो लिखी नहीं रहे पर परंपरा का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि स्पीकर के साथ वो विश्वास सांसदों का जुड़ता है, क्या आप लोग इस पर विचार भी नहीं करने वाले हैं, या अभी विचार चल रहा है? मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आना चाहिए। मैं सदैव तथ्य रखता हूं, वाटर बाउटरी नहीं करता हूं। आपने कहा जब 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आपको पता है किस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष था? ये नहीं कहा। या हमारे कांग्रेस के सांसद महोदय को पता है? मैं फिर से दोहराऊंगी, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष में उस समय तेलुगु मैंने देशम कहा पार्टी, 2 सांसद थे, कोई भी पार्टी के पास 10% नहीं था। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं महोदय, सुनिए। उस समय टीडीपी पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी, उसके 23 सांसद जीत के आए थे, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसके नेता पी उपेंद्र थे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं खैर, अब आइए वर्तमान पे आते हैं। आप एक सिंपल सी बात देखिए, चलिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो लंबे समय रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन के लिए था, उस पर राजनीति करने की आवश्यकता थी? वहां पर तो रिटर्न रूल नहीं है, परंपरा है कि जिसके सक्सेसिव टर्म्स होते हैं उसी को बनाया जाता है। अब अगर आप कहें नहीं, सक्सेसिव को छोड़ दीजिए, अगर वो गैप के हिसाब से देखिए तो 2004 में सबसे पुराना सांसद कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए, अटल जी तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था क्या? तो फिर आपके महाराष्ट्र के बाबा साहब विखे पाटिल को क्यों बनाया था? उसी सक्सेसिव वाले फार्मूले के आधार पे। और अगर आपको याद हो तो अभी जब संसद के 75 वर्ष पूर्ण हुए तो उस समय एक ही सांसद को बोलने का मौका दिया गया था। वो कौन थी? श्रीमती मेनका गांधी। किस आधार पे? कि वो सक्सेसिव टर्म्स में लॉन्गेस्ट सर्विंग सांसद थी। क्या विपक्ष ने कोई आपत्ति की थी? नहीं की। यह दर्शाता है कि हर मुद्दे के ऊपर तथ्य जो भी हो वितंडावाद करके दिखाना है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बोले कि कल शाम को राजनाथ जी की बात हुई
और खड़गे जी की बात के बाद राजनाथ जी ने कॉल बैक नहीं किया। अभी राजनाथ जी की बाइट दिखाई जा रही थी, इसमें वो कह रहे हैं कल से आज तक खड़गे जी से 3 बार बात हुई। अब बकौल राहुल गांधी जी 1 बार बात हुई। अब बताइए कौन सही बोल रहा है? जिसकी बात हुई वो सही बोल रहा है या थर्ड पर्सन सही बोल रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने सारी बातें पहले की भी और आज की भी बिल्कुल फैक्ट्स के बेस पे रखी और प्रोटेम स्पीकर पर जो इनका तरीका था वो साफ दर्शाता था कि इनका उद्देश्य सवाल खड़े करना नहीं, इनका उद्देश्य बवाल खड़ा करना है। सुखदेव भगत जी, कांग्रेस पार्टी का ही देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से अच्छी स्वच्छ स्वस्थ परंपरा। चलिए मैं सवाल पर आती हूं। उस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि झारखंड से आप आते हैं, झारखंड में गठबंधन की सरकार, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो रिक्त है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार, वहां डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस का है और कर्नाटक में भी यही स्थिति है। तो क्या कांग्रेस पार्टी, जिस पर कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोग वो चीजें, जो चीज सेंटर में घेरते हैं, वो अपने स्टेट में एक मॉडल के तौर पर क्यों नहीं पेश करते? क्या ये इस आइडिया पर विचार करेगी कांग्रेस पार्टी? श्वेता जी जी श्वेता जी, प्रियंका जी ने बहुत स्पष्ट इन चीजों का कि शुरुआत किसने की, मैं उस बहस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी प्रियंका जी मैंने नियत की बात कही, मनशा वाचा कर्मणा की बात करें सुधांशु जी, तो कितना इसमें विभेद है। तो तीनों बोलने में कुछ है, मन में कुछ है, करने में कुछ हो रहा है। और ये आशंका इसलिए है कि पिछली बार सदन में आपने देखा होगा कि जो हमारे 34% हमारे बिल 1 घंटा भी चर्चा नहीं, वो पास कर दिए गए। समितियों में किसी भी पक्ष के लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दिया गया। 145 सांसदों को इस पर निलंबन किया गया। तो हम ये पूर्वाग्रह से जिस प्रकार अगर निर्णय लिए जाएंगे, वो तटस्थ होकर निर्णय नहीं लेंगे, तो लोक सत्ता की भाई ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है। चिंता तो होती है। हमारी चिंता इसलिए कि हमारे जो समस्याएं हैं, जिन चीजों को लेकर राहुल गांधी जी ने सदन में प्रश्न उठाने का प्रयास किया, वो म्यूट कर दिए जाते थे। हम आशंकित है कि आज भी क्या जो जनादेश हमें मिला है, देश की ज्वलंत समस्या है, मणिपुर की बातें, युवाओं की बातें, कृषकों की बातें हैं, क्या उन्हें सदन में स्थान मिला? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्पीकर हैं वो तटस्थ हो। और मैं लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। कल सारे मीडिया में चला कि केसी वेणुगोपाल जी और गिरिराज सिंह दोनों वो मिले थे, गले मिले थे। लोकतंत्र की खूबसूरती इस प्रकार की चीजें आई है। तो हम भी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष में हो। और ये ना, मैं बार बार कहूं कि लोकतंत्र ठीक है, आंकड़ों का खेल है, तो आपको जो जनादेश मिला है उसमें अहंकार का भाव ना हो, उसमें दायित्व बोध हो, ये मैं कहना चाहता हूं। वाकई मुद्दे अनेकों ऐसे हैं प्रियंका जी, जिसपे इस बार पूरा देश ये भी देख रहा है कि क्या होगा सदन में, कहीं हंगामा तो नहीं हो जाएगा। और इसीलिए केवल अगर हम स्पीकर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सांसदों का विश्वास, वो भरोसा कि नॉन पार्टिसन कोई रहेगा। नीलम संजीवा रेड्डी का भी दौर याद आता है, जो पार्टी ही छोड़ देते हैं अपनी, क्योंकि स्पीकर का पद जो होता है वो इन सारी चीजों से ऊपर हो जाता है। लेकिन एक देश का भी भरोसा हो जाता है कि क्या सारी चीजें सही तरीके से चलेंगी या केवल हंगामा तो नहीं होगा। ये लोग भी इस विश्वास को जानना चाहते हैं। नहीं, हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा सत्ता पक्ष करवा रहा है। अगर सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाएगी, अपनी जिम्मेदारी समझेगी, संसद की मर्यादा को समझेगी, संसद की गरिमा को समझेगी और विपक्ष की जिम्मेदारी जो देश की जनता ने उनको दी है वो समझेगी, तो वो इसी स्पिरिट में काम करेगी जैसे स्पिरिट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हुआ। इसलिए मैं बार बार राजनाथ सिंह जी पे आ रही हूँ। सीनियर मोस्ट एमपी होने के नाते, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के नाते उनको कहा गया है कि सबसे संपर्क करें, पर उनको ये दायित्व नहीं दिया गया है कि आप ये कॉल ले सकते हैं। कॉल लेंगे तो अमित शाह जी लेंगे, जेपी नड्डा जी लेंगे और नरेंद्र मोदी जी लेंगे। वो सब जो सांसद बने हैं वो काफी साल बाद राजनाथ सिंह जी के बाद बने हैं। तो दिक्कत यहां से होती है। जो परंपरा समझते हैं उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, और जो परंपरा नहीं समझते हैं वो सारा ये खेल रचा रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हैं हंगामा हो, हम चाहते हैं संसद की परंपरा बनी रहे और ये समझे अपनी जिम्मेदारी को, दायित्व को। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने पिछले 10 साल में देखा है कैसे हमारे माइक म्यूट करते हैं, किस तरीके से हमें डिस्क्वालीफाई करते हैं, किस तरीके से सस्पेंड करते हैं, किस तरीके से बिल्स पास होते हैं, किस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया जाता है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी संसद में आते ही नहीं है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी बांधे रखते हैं अगर मणिपुर की बात हो, पेगासस की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो।
प्रधानमंत्री को कितनी बार आपने आते हुए देखा है, सदन को संबोधित करते हुए देखा है, बिसाइड्स जो भी उनकी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? तो ये सारी चीजें अब हमारा दायित्व बनता है कि इनको याद दिलाएं, पर अगर इनको सुनना ही नहीं है तो हमारी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज एन ऑपोजिशन, वो हम निभा रहे हैं। अगर आपको ये हंगामा लगता है तो ये दुखद है। हंगामा जो उकसा रहा है उससे प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बताइए सुधांशु जी। बताते हैं। देखिए, परंपरा ये भी थी जो इन्होंने कहा सांसदों को हटाया गया। किसी विषय के लिए नोटिस दिया जाता है तो अगर एक सांसद दे देता है उसी विषय के लिए नोटिस, तो बाकी लोग नहीं देते। अब इनमें प्रतिस्पर्धा थी। 50-50 सांसद एक ही विषय का 267 का नोटिस देते थे, और यह परंपरा है कि अगर एक बार सभापति ने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा नहीं देते, अगले दिन फिर देते थे, और कॉमा फिर स्टॉप वही रहता था। प्रियंका जी को याद होगा, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि दिस इज नॉट एन हेल्दी प्रैक्टिस कि 5-5, 6-6, 7-7 दिन लगातार 50-50, 60-60 सांसद एक ही विषय पे बार बार रिजेक्ट होने के बाद वही दे रहे नोटिस। तो ये क्या था भाई? ये परंपरा कौन सी थी? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मनसा वाचा कर्मणा की बात भगत जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब ये बताइए, ये अभी आपने जगन मोहन जी का वो दिखाया, वो तो एक विषय है भाई। इंडी गठबंधन का एक घटक तो टूट गया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म। तो अब आम आदमी पार्टी सीटें अपने में क्यों जोड़ रहे हैं भाई? उनसे आपने पूछा कि वो आपके लिए वोट करने वाले? अब तो उसने कह दिया ना इंडी गठबंधन खत्म। और सुखदेव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मनसा वाचा कर्मणा। देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ये वचन है। और आपके मन में क्या है? टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश ने कहा हम कल्पना ही नहीं कर सकते ममता बनर्जी के बगैर इंडिया का। अब सुनिए, आपके नेता बंगाल के क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट किधर हो गई है, वो हत्याएं करवा रही है। और आप कह रहे हैं दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हो रही, इसलिए ममता जी का साथ चाहिए। अब आप आइए, केरल में गजब की लड़ाई है कम्युनिस्ट पार्टी। एनी राजा बोली, पिनारी विजयन बोले कि भाई राहुल गांधी केरल से क्यों लड़ने आ रहे हैं? यहां तो लड़ाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट में है, बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी वाली जगह पे जाकर क्यों नहीं लड़ना है? नहीं, मगर उसके बावजूद हम दोनों साथ साथ हैं। अभी जब प्रियंका जी वायनाड से लड़ने की बात आई तो एनी राजा ने ऑफिशियली कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल नहीं बताया गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमें बताया गया। तो मनसा वाचा कर्मणा देखिए, आप 232 में 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। तो मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। हमारे यहां तो सब एकदम सहमत है, पूरे 292 के 292 विधायक सांसद और सारे के सारे दल एक मत से, एक नेता, एक नेतृत्व और एक लोकसभा अध्यक्ष कैंडिडेट। आप क्या बताइए ना, 232 में 60 सीटें, जिसमें मैं बता रहा हूं 13 पंजाब की, 42 बंगाल की और 20 केरल की, 75 में 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। अब बताइए वहां मनसा लड़के आए हैं कि कर्मणा लड़के आए हैं? और फिर उस पर आपका वाचा क्या होने वाला है, ये मैं सुनना चाहता हूं। जी सुखदेव जी बताएं। मैं आ रहा हूं। मैं घूम फिर के, मैं जिसे कहा जाए, जो आप लोगों का शगल रहा है, फेनेटिज्म आपके केंद्र बिंदु, आपके न्यूक्लियस में, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। आपने केरल में क्या मुस्लिम लीग की बात में बहुत एम्फेसिस के साथ आपने इन बातों को आपने कहा है, और जो जिक्र लगातार आप कह रहे हैं कि वहां बंगाल में किसने क्या कहा, केरल में क्या कहा। सुधांशु जी, आप बता सकते हैं? नीट के बारे परीक्षा में चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार करते हैं, लेकिन नीट के बारे में मौन है, मणिपुर के बारे में मौन है। अगर गलतियां मैंने कहा कि छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति की बात वो आप में है, अगर मैं गलतियां ढूंढने लगूं तो इतनी गलतियां आएंगी कि मैं इसलिए मैंने कहा कि आप बतला नहीं सकते, आप उसे बोल नहीं सकते। मैंने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि एक स्वस्थ परंपरा, आप पीछे अतीत में जा, स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कैसे हो, संसदीय परंपराएं जो है, आप किसी की गलतियां ढूंढ के आप इससे बच नहीं सकते। मैंने कहा कि अंगुलियां उठा के, जो एक अंगुली कहीं और उठाते हैं, 2 अंगुलियां आपकी तरफ उठ रही है। इसलिए मैं लगातार आपसे ये इस बात को कर रहा, अनुरोध मैं कर रहा हूं कि जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ना कि मैंने कहा कि ना कि आप किसी की गलतियां ढूंढे। और ये आप किसी के परिवार में क्या है, आप उस पर क्या जा रहे हैं? आपके परिवार में भी इतने छिद्र में आपको अभी मैं बतला सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न यह है कि सदन कैसे बेहतर चले और सदन में कैसे संसदीय परंपरा को निर्वहन कैसे हो। आप बताएं कि जो भी सभापति बनाया गया है उस पर ओपोजिशन के कितने लोगों को रखा गया। जो बिल पास किए गए इतने इंपॉर्टेंट 34% बिल बिना डिबेट के पास कर दिए जाते हैं।
145 सांसदों को निलंबन कर दिया जाता है। आप संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होके वो अब सदन को नहीं चला सकते हैं। और मैं आज भी एक बात कर रहा हूं, एक बात मैं आज भी आपको मैं कहता हूं कि सुधांशु जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपकी उक्ति याद कराना चाहता हूं, बोलने के लिए वाणी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए ना वाणी और विवेक दोनों चाहिए। मैं आपको स्मृति दिला रहा हूं, आप जिस प्रकार की बातें बतला रहे हैं, जिस प्रकार की चीजों को बतला रहे हैं, ये कोई लोकतंत्र में के लिए अच्छाई की ओर नहीं ले जा रही है। मैंने इसलिए कहा कि मैं प्रारंभ में ही कहा था कि क्षुद्रानिवेशी प्रवृत्ति आप त्यागिए। लेकिन इस समय तो सबसे बड़ी विकट स्थिति यही भी हो जाती है ना प्रियंका जी, कि जब पिछले भी हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से लगातार यह कहा गया कि ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा हो रहा है। ऑपोजिशन बोला कि सरकार ही नहीं चाहती है कि यहां पर किसी भी तरह की बहस हो, चर्चा हो किसी भी बिल को लेकर, और उसके बीच कामकाज भी आवश्यक हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगी, फिर देश में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री दी क्यों जाती है? और अगर देश में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है तो विपक्ष को दे दो। अगर आप चाहते हैं कि बगैर हंगामा के चले तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब आप सत्ता पक्ष तो सुने, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से आए हैं, अब वहां के एमपी बनकर आए हैं, पर जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं आप संवाद करते हैं विपक्ष से, और विपक्ष से पूछते हैं आपके क्या मुद्दे। मैं आपसे पूछती हूँ, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से मैं कह दूं कि मुझे मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मैं उनसे कह दूं जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या वो इजिली मान जाएंगे? और क्या ये देश के ज्वलंत मुद्दे नहीं है? क्या मानती है कि देश के मुद्दे ये जो भी मैंने अभी सामने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है? और अगर विपक्ष ये कह रहा है इस पे चर्चा हो जाए, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अगर आप सही हैं, आपके पास तो इतनी सारी संख्या है, 292 का हवाला रट रहे हैं बार बार सुधांशु जी, तो वो 292 आके खड़े होकर अपनी स्पीच में बोल देंगे। आपको दिक्कत क्या है ये डिबेट पे डिस्कशन करने की? तो ये स्पिरिट होता है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये परंपरा होती है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका सम्मान होता है। ठीक है सुधांशु जी, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमत से ज्यादा बढ़कर जरूरी है सहमति, तो यहां पर शुरुआत ही एक ऐसी नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे तो क्या पार्लियामेंट के बाहर उठाएंगे? आप हमें मजबूर करते हो कि पार्लियामेंट के बाहर जाकर प्रदर्शन करो, नारेबाजी करो, क्योंकि आप उसकी चर्चा पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, लीडर ऑफ हाउस की जिम्मेदारी है राज्यसभा में, वो उसको भली भांति निभाएं और अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ। ठीक है सुधांशु जी, यही बात बताइए कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमत से ज्यादा जरूरी है सहमति, तो क्या उसमें विपक्ष नहीं इंक्लूडेड है? क्या जो स्पीकर को लेकर हम रस्साकशी देख रहे हैं वो केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन ही रह जाएगा? हाँ, बता रहा हूं। देखिए, प्रियंका जी ने एक अद्भुत सुझाव दिया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपोजिशन से हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, प्रोटेम स्पीकर 2 दिन का था, उसको लेकर विवाद क्यों मनाया, जबकि वही परंपरा फॉलो की गई जो हमेशा से होती रही। इसलिए अपने आप में संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जो बात कही अभी प्रियंका जी ने, एक पॉइंट और कह दूं भाई, नियम 267 के तहत मणिपुर पर बहस होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। यानी सारा काम रोको और इस पर डिस्कशन करो, जबकि उपराष्ट्रपति ने डिस्कशन शुरू कर दिया था ना, मुझे इस 182 नियम की तरह नहीं 267 नियम के तहत चाहिए। चलिए, फिर अचानक जैसे ही एनसीटी का बिल आया आम आदमी पार्टी वाला, अब 267 की मांग पीछे, यानी अब मणिपुर का मुद्दा अब नहीं, पहले वो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पे हम डिस्कशन करने को तैयार हैं, फिर मणिपुर पे करेंगे। तो ये दर्शाता है कि हंगामा खड़ा करना महसूस था, राजनीतिक मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात कही सुखदेव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति थी कि बोलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती और चुप रहने के लिए विवेक की। काश ये बात राहुल गांधी जी को समझ में आई होती तो कांग्रेस 44-52 से यहां तक न पहुंची होती। और जो उन्होंने बात कही छिद्रान्वेषण की, तो मैं उक्ति बता देना चाहता हूं। एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध सुभाषित है कि कलह सर्षप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यप न पश्यत, पश्यन्नपि न पश्यति। मतलब जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वो दूसरों के तो तिल जैसे छोटे छोटे जो दोष हैं देखने का प्रयास करते हैं, और खुद बेल जैसे बड़े बड़े दोषों को ठीक है सुधांशु जी,